अच्छा देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास की तरफ आ जाएं। देखिए, आप लोगों को मैंने वेक्टर्स पे टीचिंग स्टार्ट की हुई है। तो पिछले जो आप लोगों की क्लास ली गई थी वो ली गई थी डॉट प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि वेक्टर में आप लोगों को मैंने तीन किस्म के प्रोडक्ट करवाने हैं। एक का नाम था डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, वो लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था। तो उसके ऊपर खैर कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आए हैं, वो फिर मैं इस लेक्चर में डिस्कस करता हूँ। और उसके बाद फिर आज आप लोगों को मैंने क्रॉस प्रोडक्ट जो है और तीसरा जो है क्रॉस और डॉट को कंबाइन करके जो प्रोडक्ट बनाया गया है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो आज ये आपके टॉपिक्स चलेंगे। ठीक है, तो पेज नंबर 1 पे आ जाएं, आज की क्लास का स्टार्ट लेते हैं। तो वहाँ पे आप देखें, आपको टॉपिक नज़र आया होगा कि द क्रॉस आर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि हम दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट जो लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आज हम ये सीखेंगे कि हम दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले मैंने डिफिनीशंस दिए स्टूडेंट्स को कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स। ये आपके पास दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं। कहते हैं द क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। ठीक है, जिस तरह हम डॉट के लिए जो डिफिनीशन थी वो था ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। आपको ए क्रॉस बी की डिफिनीशन ये है कि ए क्रॉस बी जो होता है ये इक्वल होगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और साथ आपको ये एन कैप नज़र आ रहा है। तो एन कैप के बारे में कह रहे हैं कि वेयर एन कैप इज़ अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिटरमिन्ड बाय ए एन बी। यानी कि इसका मतलब है कि जब हम लोग दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए आपको ये वेक्टर ए नज़र आ रहा है और ये आपको एक वेक्टर बी नज़र आ रहा है। ठीक है, ये दोनों वेक्टर नॉन ज़ीरो हैं और ये थीटा जो है ये इनके दरमियान एंगल है। तो जब हम इन दोनों वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे जो कि ए क्रॉस बी आता है, तो बेसिकली ए क्रॉस बी आपके पास वो वेक्टर होगा जो ए के साथ भी परपेंडिकुलर होगा और जो बी के साथ भी परपेंडिकुलर होगा। बल्कि वो ऐसा वेक्टर होगा कि वो जो आपको ये जो पेज नज़र आ रहा है, ये पेज, इसके ऊपर वो परपेंडिकुलर होगा। यानी कि जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी है, ये बेसिकली ये जो आपको शीट नज़र आ रही है, जिस शीट पे वेक्टर ए और वेक्टर बी आपको लाई नज़र आ रहा है, इस शीट के साथ परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, क्योंकि ये 3D स्पेस में है, ये ए क्रॉस बी जो है ये 3 स्पेस में है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा कि ये स्पेस के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, अगर आप दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए आप आगे जाएंगे तो इसके लिए मैंने एक फिगर आप लोगों के लिए बनाई हुई है, तो उसमें आप लोग इसको देख सकेंगे। आगे ये पेजेस कुछ टर्न करेंगे, ये आगे आपको रुके मैं पेजेस बता देता हूँ। तो इस पेज में कुछ मैंने इसका आइडिया जो है वो आप लोगों को बताया होगा। ये पेज नंबर आ जाएं, ये जो पेज है तो ये देखें, ये आपके पास राइट हैंड रूल है। ठीक है, ये आप लोग फिज़िक्स में भी ये टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखें आपको अब वेक्टर ए नज़र आ रहा है ये। ठीक है, ये आपके पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये देखें इनके दरमियान कोई ना कोई एंगल है। ये आपको जो ब्लू कलर नज़र आ रहा है ये बेसिकली वो शीट है, वो जिसको मैं उस वक्त पेज का नाम दे रहा था। तो ये देखें वो वेक्टर है जिसको हम कहते हैं ए क्रॉस बी। तो इसमें यह है कि आप लोगों के पास ये जो ए क्रॉस बी है, इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग ये जो राइट हैंड रूल है ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये आप अपनी बुक देख लें, आपकी जो फर्स्ट ईयर की मैथ्स की बुक है तो उसमें भी उन्होंने इसका आइडिया जो है स्टूडेंट्स को दिया हुआ है। फिज़िक्स में भी आप लोग ये जो टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट वो आप लोग स्टडी करते हैं। तो मैसेज ये आप लोगों को देना था कि ये डायग्राम मैंने इसलिए आपकी आज की क्लास में रख दिया कि आप ज़रा से इसकी ज्योमेट्री जो है वो आप ज़रा यहाँ से इसको देख सकें। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इसमें कुछ मैसेजेस ये हैं कि ए क्रॉस बी और आप देख रहे हैं बी क्रॉस ए। तो याद रखें ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो है ये आपस में इक्वल नहीं है। जैसा कि आपको मैंने कहा था कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कमोटेटिव है, ए डॉट बी को आप लोग बी डॉट ए लिख सकते हैं, लेकिन ए क्रॉस बी को आप लोग बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस केस में आप बी क्रॉस ए वेक्टर को देखें। ठीक है, जो कि डाउनवर्ड है, और उस केस में आप लोग देख रहे हैं तो वो आपके पास उस डायरेक्शन में नहीं है जिस डायरेक्शन में बी क्रॉस ए है। तो ये खैर आपके पास एक मैसेज सा था कि आप लोग इसको देख लें कि जब कभी भी हम लोग दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, तो उससे ज़रूर कोई ना कोई वेक्टर आता है और इस वेक्टर को हम लोग ए क्रॉस बी कहते हैं। और ये आपको देखें उसमें एन कैप नज़र आ रहा है, तो ये एन कैप बेसिकली क्या है, ये वो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, जो किसकी डायरेक्शन में है, जो आप देख रहे हैं ए क्रॉस
बी की डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये पेज चले मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा इसलिए आज की क्लास में डाल दिया कि आप ज़रा से इस मॉडल को देख के इस चीज़ को क्लियर कर सकें कि आप लोग जब कभी भी दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो बेसिकली आपके पास कोई ना कोई वेक्टर आएगा। ठीक है, तो ये देखने के बाद अब आज की क्लास की तरफ वापस आ जाएं। तो ये मैंने इसलिए ज़रा सा डायग्राम यहाँ पे आप लोगों को इतना अच्छा क्लियर नहीं नज़र आ रहा था, तो मैंने इसलिए वो एक्स्ट्रा एक डायग्राम आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया कि आप लोग उसको देख लें, फिर आप लोग इसकी तरफ वापस आ जाएं। तो अब इंशाल्लाह आप इसको रीड कर सकते हैं, ये जो मैंने डिफिनीशन आपको दी है। अब जो मेन चीज़ है कि हम दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे किस तरीके से। अब इसमें आपका जो मैथ्स का एक टॉपिक है डिटर्मिनेंट। ठीक है, ऑलरेडी आप लोगों की जो क्लास ले चुका हूँ मैं, तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स मैंने आपको खुद क्लास में करवाए थे। तो अब ये भी क्लियर कर लें कि अगर आपको एक वेक्टर ए गिवन हो और एक वेक्टर बी गिवन हो, तो और आप इन दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए हमारे पास ये डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट है। आपने डिटर्मिनेंट लगाना है, ऊपर आपने सेट करने हैं यूनिट वेक्टर्स आई, जे और के। फिर आपने ए के कंपोनेंट्स लिखने हैं x1, y1, z1। फिर आपने बी के कंपोनेंट्स लिखने हैं x2, y2 और Z2। फिर आप जाके इस डिटर्मिनेंट को ओपन करें बाय रो 1। ठीक है, एक्सपेंड करें इसको, और वहाँ से जो आपके पास वेक्टर आएगा उस वेक्टर को हम लोग ए क्रॉस बी वेक्टर कहेंगे। तो आज की क्लास में जो मेन टीचिंग चलेगी वो डिटर्मिनेंट की चलेगी, क्योंकि आज आपको मैं जो दो प्रोडक्ट करवाऊंगा, क्रॉस प्रोडक्ट और कंबाइंड प्रोडक्ट, तो उसमें मेन जो टीचिंग है वो डिटर्मिनेंट की होगी। फिर इसमें भी कुछ नोट आपको बताए जा रहे हैं कि ये जो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है, तो याद रखें ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है ये हमें ज्योमेट्रिकली क्या देता है, ज्योमेट्रिकली ये हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ज्योमेट्रिकली आप लोग जाके बुक में देखिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो बुक के कंसेप्चुअल क्लिक्स हैं वो मैं आपको रिटर्न फॉर्म में इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग इनको क्लियर कर लें। या आपकी एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमें क्या देता है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है। अब इसमें ए और बी क्या है, ए और बी आपके पास वो टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स होंगे और ये पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को शो करेंगे। ठीक है, आपके पास जो पैरेललोग्राम है उसकी एडजेसेंट साइड्स को शो करेंगे। ठीक है, तो ये भी आप लोग एक फार्मूला जहन में रखें। अगर आज की क्लास में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने का कह दे तो ये फार्मूला जो है ये आपके जहन में होना चाहिए। इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है उसका फार्मूला है हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसी तरीके से नोट में बताया कि ए क्रॉस बी और इक्वल है माइनस बी क्रॉस ए के। ठीक है, इनके आप ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते। अभी मैंने आपको ज्योमेट्रिकली वहाँ पे बात बताई है, या आप ऑलरेडी मुझसे डिटर्मिनेंट्स भी पढ़ के आए। अगर आप b क्रॉस a करेंगे तो आपको पता है फिर यहाँ पे b के कंपोनेंट्स आएंगे, फिर यहाँ पे a के कंपोनेंट्स आएंगे। और डिटर्मिनेंट्स में अगर आप दो रो चेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। ऑलरेडी जिन्होंने मैट्रिसेस या डिटर्मिनेंट्स स्टडी करके आए हैं तो उनको पता है डिटर्मिनेंट्स में ये प्रॉपर्टी है कि अगर आप a क्रॉस b करेंगे और अगर आपने b क्रॉस a किया तो उनके जो डिटर्मिनेंट्स हैं उनमें साइन का फ़र्क इसलिए आएगा कि आपको पता है कि अगर डिटर्मिनेंट्स में दो रो चेंज कर दी जाएं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो हो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है उसके साथ फिर माइनस का साइन आता है। तो खैर ये ऑलरेडी जो लोग डिटर्मिनेंट्स करके आए हैं उनको मेरी ये बात क्लियर हो गई होगी। तो चलें पेज 1 पे मैंने कुछ टाइम लगाया क्योंकि इसमें जो मेन टीचिंग थी वो ये थी कि ज्योमेट्रिकली ए क्रॉस बी क्या चीज़ है। अब आगे जाएँ, पेज नंबर 2 की तरफ आ जाएँ। अब इसी तरह आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि आप दो वेक्टरों के दरमियान एंगल निकाल सकते हैं, तो उसमें मैंने कॉस थीटा को यूज़ किया था। दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल निकालने के लिए हमने कॉस थीटा को यूज़ किया था। इसी तरह आप लोग साइन थीटा को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। तो खैर आपके पास चॉइसेस हैं, जब भी आपको कोई दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल निकालने का कहता है तो आपको साइन का मीन कॉस थीटा का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो साइन थीटा का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग जहन में रखें। फिर साथ साथ मैंने कहा आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी बताते जाएँ जो आपके सिलेबस में हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट आपने ट्राई करना है। आपको ये वेक्टर गिवन है, आपको ये कोर वेक्टर गिवन है, कहते हैं आप इन दोनों वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें। तो तरीका क्या है, आपने पहले डिटर्मिनेंट्स के साइन लगाने हैं, ऊपर लिखने आई, जे और के। फिर ए वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखें 2 - 3 5, फिर बी के कंपोनेंट्स लिखें 6 2 - 3, ये आपने लिख लिया। फिर आप इसको एक्सपेंड करें बाय रो 1। ठीक है, अब ऑलरेडी डिटर्मिनेंट के लिए मैंने आपको बताया था पहले के साथ प्लस, दूसरे के साथ माइनस, तीसरे के साथ
प्लस। तो पहले आई ले लें, इसके साथ प्लस का साइन, फिर आई जिस रो में है वो भी डिलीट कर दें, फिर आई जिस कॉलम में है वो भी डिलीट कर दें, -3 5 2 -3, फिर दूसरे के साथ -j लगा दें, ये भी जिस रो में है डिलीट कर दें, और ये जिस कॉलम में है डिलीट कर दें, 2 5 6 -3। और इसी तरह फिर k की तरफ आएँ, ये भी जिस रो में है डिलीट कर दें, जिस कॉलम में है डिलीट कर दें, ये आपके पास आ जाएगा। फिर इसको आम तरीके से इसको ओपन करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 9, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 10, यूनिट वेक्टर आई, फिर 2 को -3 के साथ, फिर -6 को 5 के साथ, ठीक है। फिर इसी तरह 2 को 2 के साथ, -3 को 6 के साथ, ठीक है। दरमियान में माइनस लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसको आप ओपन कर दें तो ये आपके पास उन दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। तो आज की क्लास में बस आपकी जो डिटरमिनर्स की एक्सपेंशंस है उस पर अगर आपको अबूर हासिल है तो ये क्वेश्चंस आज आपके लिए बहुत सिंपल होंगे। आगे जाते जाएं, पेज 3 पे आ जाएं। अब इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट दिया है। देखें, आपको दो वेक्टर्स दे रहे हैं, तो अब कहते हैं कि आपने दो तरीक़ों से ये मुझे समझाना है कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल इफ़ एंड ओनली इफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0। यानी कि अगर आपके पास दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर नल वेक्टर आ जाता है तो याद रखें वो दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं। तो मेथड नंबर 1 जो है वो मैंने ये रिजल्ट यूज़ किया। आप देख सकते हैं हमने ए क्रॉस बी जाके निकाला है। डिटरमिनेंट का साइन लगा दें, पहले ऊपर लिख दें यूनिट वेक्टर आई, जे और के, फिर ए के कंपोनेंट्स लिख दें, फिर बी के कंपोनेंट्स लिख दें, फिर आप इसको करें एक्सपेंड करें, ठीक है। या आप इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए, आपको मैंने डिटरमिनेंट्स में ये भी कहा था कि आप किसी भी रो में से कोई ना कोई रियल नंबर कॉमन ले सकते हैं। आप देख सकते हैं टेकिंग 3 एज अ कॉमन फ्रॉम रो नंबर 2। रो नंबर 2 के हर एलिमेंट में आपको 3 कॉमन नज़र आ रहा है। इसका ये फ़ायदा होगा कि जब आप इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास दो रोज़ उसकी सेम हो जाएंगी। और आपको पता है डिटरमिनेंट्स में अगर दो रो सेम हो जाएं तो उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है। तो फिर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें आपके पास 0 आ गया। तो ये एक तरीका ये है कि हाँ, ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं क्योंकि इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास 0 वेक्टर आ गया। हैंस ए इज़ पैरेलल टू बी। फिर आपकी जो मैंने क्लास ली थी तो उसमें आप लोगों को मैंने एक और मेथड बताया था। जो स्टूडेंट्स मेरी 3.1 की क्लास में थे तो मैंने आपसे कहा था कि दो वेक्टर्स ए और बी उस वक्त भी पैरेलल होते हैं कि अगर हम उन दोनों वेक्टर्स में कोई ना कोई स्केलर तलाश कर सकें। मीन ए इक्वल्स टू अल्फ़ा बी, याद है वो टीचिंग आपको? वो अगर आपको याद है तो फिर उसकी तरफ आप लोग वापस आएंगे। देखें, ये आपको वेक्टर बी गिवन है और ये वेक्टर ए गिवन है। देखें, वेक्टर ए में आप देख सकते हैं इन तीनों में, आप इन तीनों कंपोनेंट्स में आपको देखें 3 कॉमन नज़र आ रहा है। तो आप 3 कॉमन ले लें तो अंदर रह जाएगा आई प्लस 2j माइनस 3 के। तो अब आई प्लस 2j माइनस 3 के ऊपर देखें किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो आप देख रहे हैं ए इक्वल्स टू क्या, 3b। तो अब आपको अगर वो डिफिनीशन याद हो तो ए इक्वल्स टू अल्फ़ा बी। तो अगर ये जो डिफिनीशन है तो ये इस बात का आपको सबूत दे रहा है कि ये ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। तो चलें, ये क्वेश्चन भी सिंपल था लेकिन इस एक क्वेश्चन को दो तरीक़ों से करना था। क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से भी कर लिया और वो जो आपको डिफिनीशन स्टार्ट में दी थी उसकी मदद से भी कर लिया, ठीक है। आगे जाते जाएं, पेज 4 पे आ जाएं अभी। अच्छा, अब साथ साथ क्वेश्चंस तो आप खैर बुक से देखते जाएं। बस मैंने कोशिश की है कि आपको रिटर्न फॉर्म में सोल्यूशन दे दूं तो क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है सोल्यूशंस में कि फिर वो कोई गाइड यूज़ करते हैं या नोट्स यूज़ करते हैं तो उनको मेथड में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए मैं आपको तमाम जो आपके क्वेश्चंस हैं वो पूरे कोर्स के मैंने बस रिटर्न फॉर्म में मैक्सिमम कर लिए। अब खाली आप लोगों को बाय रिकॉर्डिंग आप लोगों को वीडियोस की मदद से उनके आइडियाज़ दे देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप जाके बुक में देखिएगा, उसका सेकंड पार्ट आपके सिलेबस में आपको 3 पॉइंट्स दे रहा है और ये तीनों पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, ये तीनों पॉइंट्स एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो कहते हैं आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के बताएं। तो देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल होता है हाफ कर लें, ठीक है। और क्या करें, अब आपको पता है ट्रायंगल की तो 3 साइडें हैं, ठीक है। तो पी क्यू का जाके आप पहले वेक्टर निकालें। देखें, पी क्यू का वेक्टर निकालें और फिर जाके आप पी आर का वेक्टर निकाल लें, ठीक है। तो आपके पास पी क्यू आपने जाके पहले वेक्टर निकालने हैं, फिर आपने जाके पी आर वेक्टर, मतलब आप एक रफ सी फिगर बना लेना। मतलब ये यहाँ पे आप लिख दें पी, यहाँ पे आप लिख दें क्यू, यहाँ पे आप लिख दें आर, ठीक है। तो अब आपको दो वेक्टर्स चाहिए, इसको आप नाम दे दें पी क्यू, ठीक है। और नेक्स्ट जो वेक्टर है इसको नाम दे दें पी आर,
ठीक है। तो आप लोगों ने, ठीक है, रफ सी, क्योंकि ये जो आप पॉइंट्स हैं ये आप, क्योंकि आपको पता है ये पॉइंट से स्पेस में है, तो बस आप एक रफ सी फिगर बना लें, यहाँ पे P लिख लें, यहाँ Q लिख लें, यहाँ R लिख लें, तो बताएं एक हो गया PQ वेक्टर, एक हो गया PR वेक्टर। तो ये देखें आपने PQ और PR वेक्टर निकाल दिया। अब ऑलरेडी मैंने आपको टीचिंग की थी कि अगर आपको 2 पॉइंट्स स्पेस में गिवन हो तो उसका वेक्टर निकालने का तरीका है x2 - x1 यूनिट वेक्टर I प्लस y2 - y1 यूनिट वेक्टर J प्लस z2 - z1 यूनिट वेक्टर K। तो अगर आप PQ वेक्टर निकालना चाहते हैं तो आपने x2 के Q के कोऑर्डिनेट से P के कोऑर्डिनेट्स माइनस करने हैं। तो 1 में से माइनस करेंगे -2, 1 + 2, 2 + 1 ये देख लें, और -1 -3 -4 ये वेक्टर PQ आ गया। फिर आपने PR वेक्टर निकालना है, ठीक है। अब PR वेक्टर आप किस तरह निकालेंगे, तो सामने देख लें, ये आपके पास P है और ये आपके पास R है। अब आपको 2 पॉइंट्स गिवन है तो वेक्टर किस तरह निकालते हैं, P और Q। तो PR वेक्टर किस तरह निकालेंगे, R के कोऑर्डिनेट से P के कोऑर्डिनेट्स माइनस करें, 4 में से -2 करें, 4 + 2, 3 माइनस करें -1 तो 3 + 1, और -3 -3 -6, ये ले नेक्स्ट वेक्टर आ गया। अब आपने जाके, इसको मैंने एज अ होमवर्क दिया है क्योंकि अब आप जाके ज़रा खुद ट्राई करें। देखें आपको पता है पहले आप जाके PQ का और PR का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट का क्या तरीका है, डिटरमिनेंट को यूज़ करें, पहले ऊपर लिख दें यूनिट वेक्टर I J और K, फिर PQ के कंपोनेंट्स लिखें, फिर PR के कंपोनेंट्स लिखें, फिर कह रहे हैं एक्सपेंडिंग बाय रो 1। अब ये जाके आप ज़रा खुद ट्राई करें, यहाँ से PQ और PR वेक्टर आपके सामने आ जाएगा। फिर आपने उसका मैग्नीट्यूड लेना है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरह लेते हैं, I वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, J वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, K वाले कंपोनेंट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट ले लें सम करके, और फिर उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो चलिए ट्राई करें। फिर आपसे जो क्वेश्चंस भी नहीं होते, जिस तरह कल की या पिछली क्लासेस के जो क्वेश्चंस नहीं होते गए तो स्टूडेंट्स ने मुझे सेंड कर दिए हैं, वो इंशाल्लाह अभी कुछ देर के बाद उनकी सॉल्यूशंस मैं उन स्टूडेंट्स को दे दूंगा। तो आप लोग भी ट्राई कर लें। अगर बुक के आंसर्स में प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझे दोबारा वो क्वेश्चन सेंड करें, फिर मैं चेक करके उसके रिजल्ट्स आपको समझाते जाएंगे। तो चलें, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके सिलेबस का क्वेश्चन था, उसका जो सेकंड पार्ट है वो ट्राई किया। 3 पॉइंट्स गिवन थे और ट्राइंगल का एरिया निकालना था, तो आपको मेथड बता दिया कि आप लोगों ने क्या करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आई। क्वेश्चन नंबर 7 में ये आपको गिवन है कि A + B + C = 0, ये आपको गिवन है, और अब आपने इसमें एक रिज़ल्ट है वो आप लोगों ने प्रूफ करने, वो फिर अभी आप लोगों को नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। इसमें कुछ रिजल्ट्स हैं वो आपने ड्राइव करने हैं। अगर आप लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, ये पेज नंबर 5 पे, ये आपने प्रूफ करना है कि A × B = B × C = C × A, ये आप लोगों ने ड्राइव करना है, ठीक है। तो फिर खैर इसका तरीका ये होगा कि अब वापस आप लोग अगर पेज नंबर 5 पे आ जाएं, पेज नंबर 5 पे, तो उसमें 1 2 3 4, अच्छा तो 4 से आप देख लें, ठीक है। तो खैर ये क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट आपको समझाने के लिए आगे पेजेस पे गया। ये आपको गिवन है कि A + B + C = नल वेक्टर है। आपने प्रूव करना है A × B, B × C, C × A ये आपस में इक्वल हैं। अब इसके लिए हमने एक काम किया, देखिए हमने इसकी मदद से वो प्रूफ करना है, तो कहते हैं टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद A। आप इस तरह कर लें, आप इस इक्वेशन का दोनों साइडों पे A के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, यहाँ भी ले लें, लेफ्ट पे भी ले लें, राइट पे भी ले लें। फिर देखें ये क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है इसको आप अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, A × A + A × B + A × C, इससे ये आ जाएगा, और A क्रॉस नल वेक्टर से आपके पास नल वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। या आप लोग रिजल्ट्स देखते जाएं। अच्छा, फिर इसके बाद A × A जो होता है वो आपको पता है किसके इक्वल है, A × A ये 0 के इक्वल है, मीन नल वेक्टर के इक्वल है, और बाकी A × B और A × C। अच्छा, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं आप लोग, ये पेज नंबर 5 की तरफ आएँ। अब 5 का फ्रंट देखें, तो पिछले पेज का एंड देखें तो A × B को मैंने एक साइड पे किया और उसके साथ जो नेक्स्ट टर्म थी उसको मैंने दूसरी साइड पे भेजा, तो वो हो जाएगा -A × C। अब आपको पता है A × C को अगर आपने C × A लिखा तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो तो एंटी कमोटेटिव होता है, तो वो उस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ये एक रिजल्ट आ गया कि A × B और C × A आपस में इक्वल है। सिमिलरली अब आपने फिर इक्वेशन 1 की तरफ जाना है और अब उसका B के साथ दोनों साइडों पे क्रॉस करना है। A + B + C के यहाँ पे भी B का क्रॉस कर लें, वहाँ पे भी B का क्रॉस कर लें। फिर आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, B × A
प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी, तो देखें ये आ जाएगा। अब आपको पता है कि बी क्रॉस बी जो है वो नल वेक्टर है, बी क्रॉस ए को लिख दें बी क्रॉस सी इक्वल्स टू 0। अब बी क्रॉस सी को वहाँ भेज दें, या आप बी क्रॉस सी को यहाँ रख दें, बी क्रॉस ए को वहाँ शिफ्ट कर दें। तो अगर आप बी क्रॉस ए को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का साइन हो जाएगा इसके साथ। लेकिन हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में बी क्रॉस ए को अगर आपने ए क्रॉस बी लिख दिया तो वो फिर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब आप देखें इक्वेशन 1 को देखें, वो जो क्वेश्चन था, और इक्वेशन 2 को देखें, ए क्रॉस बी और सी क्रॉस ए आपस में इक्वल है, और यहाँ से ये पता चला कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी भी आपस में इक्वल है। तो अब आप इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को कंबाइन करके जब लिखेंगे तो उससे प्रूफ हो जाएगा कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए आपस में इक्वल हैं। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन उन्होंने बनाया था। ए प्लस बी प्लस सी जो है वो नल वेक्टर है, हमने प्रूफ करना था कि ए क्रॉस बी का आंसर, बी क्रॉस सी का आंसर और सी क्रॉस ए का आंसर आपस में इक्वल आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब आगे जाते जाएं, अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है आप लोगों को, ये फिर आप ज़रा बुक में क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है कि आप मेरे लिए एक वेक्टर निकालें जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 10 है, ये क्वेश्चंस में कह रहे हैं। ठीक है, और साथ वो कह रहा है कि वो वेक्टर जिसको आप निकालना चाहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 10 है वो ए और बी दोनों के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, ये उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 8 अपने सामने बुक रखा करें, वहाँ से पहले उस क्वेश्चन की जो इंग्लिश है, वो जो थ्योरी है, उसको आप लोग रीड कर लें, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, बस मैं आपको डायरेक्ट उसकी सोल्यूशन समझा रहा हूँ। लेकिन पहले जो है आप सुकून से क्वेश्चन रीड करें, जब आपको क्वेश्चन की समझ आए फिर आप उसकी सोल्यूशन देखें। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि फाइंड अ वेक्टर, आप जाएं मेरे लिए एक वेक्टर निकालें जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, और फिर कहता है कि वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 10 है तो वो परपेंडिकुलर है ए और बी के साथ। देखिए, आपको पता है कि अगर आप वेक्टर निकालना चाहते हैं तो वेक्टर के लिए उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए और उसके लिए डायरेक्शन भी चाहिए। तो इसलिए देखिए हमने यहाँ पे लिखा कि अगर सी वेक्टर जो है वो इक्वल है सी का मैग्नीट्यूड और इनटू एन कैप। अब एन कैप क्या चीज़ है, अभी मैंने आपको फर्स्ट पेज में बताया, ये वो यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है किसके साथ, ए और बी के साथ। अभी मैंने आपको एक डायग्राम जो मैंने आपके सामने एक्स्ट्रा एक 3D में फिगर बनाई थी आपके सामने, उधर मैं ये बात डिस्कस कर चुका हूँ। तो कहने का मकसद जो है मेरे स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्या चाहिए, एन कैप चाहिए, मीन यूनिट वेक्टर चाहिए। ठीक है, मीन ऑलरेडी मैग्नीट्यूड तो है आपके पास। फिर एन कैप निकालने का क्या तरीका है बताएं, यूनिट वेक्टर किस तरह निकालते हैं, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अभी आपने वो जो एक्स्ट्रा पेज देखा था, तो ए क्रॉस बी को ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें तो आपके पास एन कैप आएगा। और एन कैप को हम क्या कहते हैं, एन कैप को हम कहते हैं कि ये यूनिट वेक्टर है, ये मैंने ज़रा शार्ट लिखा हुआ है, आप कंप्लीट लिखिएगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, फिर सुने क्वेश्चन 8 में कहते हैं आप हमारे लिए एक वेक्टर निकालें जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, और वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 10 है वो ए और बी दोनों के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब ऑलरेडी आपको पता है वेक्टर निकालने है तो उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय उसका यूनिट वेक्टर। अब बताएं एन कैप निकालने का क्या तरीका है, एन कैप निकालने का तरीका ये है कि आप ए क्रॉस बी को ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दें। ठीक है, तो पेज नंबर 5 जिनको क्लियर हुआ है अब पेज 6 पे आ जाएं, बस अब आगे काम आसान है। अब पहले आप जाएं ए क्रॉस बी निकालें, आपको मैंने डिटरमिनेंट्स के आइडियाज़ दिए। ठीक है, डिटरमिनेंट जिन स्टूडेंट्स को खोलने आता है, ये जो स्टार्ट है आई जे के लिखें, फिर ये सारे कंपोनेंट्स वगैरह लिखें, फिर आप इसको जाएं एक्सपेंड करें। अब डिटरमिनेंट्स अगर आप एक्सपेंड कर सकते हैं तो यहाँ से आपके पास ए क्रॉस बी आ जाएगा। फिर हमें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, फिर आप ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लें। ठीक है, और फिर आखिर में इक्वेशन 1 की तरफ चले जाएं, सी वेक्टर इक्वल होगा उसका मैग्नीट्यूड, और ये जो आपको नज़र आया देखें, ये जिसको भी मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपके पास वो यूनिट वेक्टर है। देखें ये वेक्टर है और ये उसका मैग्नीट्यूड है। फिर आप इस तरह कर लें, इसमें से कुछ कॉमन आपको नज़र आ रहा है, 4 सब में से कॉमन ले लें क्योंकि इन सब में 4 कॉमन है, कुछ कटिंग्स वगैरह कर लें, और आखिर में फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो खैर ये भी अच्छा क्वेश्चन इन्होंने बनाया था, मैग्नीट्यूड गिवन था, डायरेक्शन की आपको ज़रूरत थी। इसी तरीके से फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, ये मैंने होमवर्क आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ट्राई करें, ना हुआ फिर मुझसे करवा लें, बल्कि नेक्स्ट पेज पे चले मैंने इसको सॉल्व करके भी बता दिए। ये क्वेश्चन ये पेज नंबर 7 में आप ये देख सकते हैं, आपको वेक्टर ए भी गिवन है, वेक्टर बी भी गिवन है। ठीक है,
तो अब यहाँ पे एक चीज़ का आप ख्याल कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आइएगा। अब यहाँ पे आपको ये जो दो वेक्टर्स ए और बी दे रहे हैं, ये आपके पास एडजेसेंट वेक्टर्स नहीं हैं। आप ज़रा क्वेश्चन रीड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि मुझे पैरेललोग्राम का एरिया निकाल के बताओ। ये शॉर्टली मैंने पैरेललोग्राम को इस तरह लिखा हुआ है, लेकिन आप कोशिश करें पेपर में इसको कंप्लीट लिखा करें। देखें, आपको एक वेक्टर ए दे रहा है, आपको एक वेक्टर बी दे रहा है, और कहता है ये दोनों वेक्टर्स जो हैं ये पैरेललोग्राम के डायगनल्स हैं। आपको पता होगा, अगर आपने पैरेललोग्राम की फिगर देखी हो तो आपको पता है पैरेललोग्राम के दो डायगनल्स होते हैं, तो ये उसके डायगनल्स वेक्टर्स हैं। तो खैर इसके लिए आपको एक फार्मूला मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। कहता है द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगनल्स आर ए एंड बी इज गिवन बाय, तो ये फार्मूला है 1/2 और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, खैर इन फार्मूलों की प्रूफ्स उसने कोर्स में नहीं दी हुई, लेकिन कोशिश ये करें कि आपको ये फार्मूले याद रहें ताकि आपकी जो MCQs हैं उसमें भी ये यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो ये बात नोट कर लें कि अगर आपको पैरेललोग्राम के डायगनल्स के वेक्टर्स गिवन हो तो उनका एरिया निकालने का फार्मूला है 1/2 और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। बस अब मेरे स्टूडेंट्स ने क्या करना है, अब इस फार्मूले के लिए रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। पहले जाके ए क्रॉस बी निकालना है, यूनिट वेक्टर्स लगाएंगे, डिटरमिनेंट का साइन लगाएं, यूनिट वेक्टर्स लगाएं, पहले ए के कंपोनेंट्स फिर बी के कंपोनेंट्स, फिर इसको जाएं एक्सपेंड करें। ठीक है, आज ज़रा मैं प्रैक्टिस आप लोगों पे डाल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने डिटरमिनेंट्स पे आपकी 4-5 क्लासेस ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ। ठीक है, फिर आप इसको रो 1 की मदद से एक्सपेंड करें, पहले आई वाला लें, फिर जे वाला लें, फिर के वाला लें, फिर इसको खोलें वगैरह, यहाँ से आपके पास ए क्रॉस बी आएगा। फिर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, फिर ए क्रॉस बी का आप मैग्नीट्यूड निकालें, आखिर में जाके फिर इस फार्मूले में पुट कर दें तो आपके पास आंसर्स आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये डिस्कस हो गया। आगे जाएं। अच्छा, अब इस चैप्टर का जो एंड है वो है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो तकरीबन 3 दिन मैंने आप लोगों को इन प्रोडक्ट्स पे टाइम दिया, डॉट प्रोडक्ट पे, ठीक है, फिर क्रॉस प्रोडक्ट पे। अब जो लास्ट टीचिंग आज चल रही है वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, अब याद रखिएगा, देखें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये है कि अगर आपके पास 3 वेक्टर्स हैं ए बी और सी, ये 3 वेक्टर्स हैं, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ये बेसिकली डॉट को और क्रॉस को कंबाइन करके बनाया गया। तो कहते हैं द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी इज डिफाइंड बाय, देखें ए डॉट बी क्रॉस सी भी आप बोल सकते हैं या ए क्रॉस बी डॉट सी भी बोल सकते हैं। तो ये आपके सामने जो मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, फिर इसके बाद मेन चीज़ जो है वो सोल्यूशन है कि आया आप ए डॉट बी क्रॉस सी किस तरह निकालेंगे। तो खैर आप इस तरह कर सकते हैं, अगर आपको एक वेक्टर ए गिवन है, उसके कंपोनेंट्स, बी गिवन है x2 y2 z2 उसके कंपोनेंट्स हैं, और सी गिवन है x3 y3 z3 उसके कंपोनेंट। अगर आपसे कोई ये कहता है कि ए डॉट बी क्रॉस सी निकालो, तो अब उसका तरीका ये है कि आप पहले जाके डिटरमिनेंट का साइन लगा लें, पहले वेक्टर ए के कंपोनेंट्स लिखें x1 y1 z1। ठीक है, ये देखें, फिर आप लोग इसी तरीके से पहले आप लोग वेक्टर, ये पेज नंबर 8 पे आएँ, पेज 8 पे। ठीक है, तो ये वेक्टर, ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप पहले जाके ए डॉट बी क्रॉस सी निकालना चाहते हैं तो आप पहले जाके बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, उसके बाद डॉट कर दें, वो भी ठीक है। लेकिन चूंकि जो शॉर्टकट तरीके हैं उनकी तरफ आपने आना है, डिटरमिनेंट्स को आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये भी तरीका ठीक है कि अगर आपसे कोई ये कहता है कि ए क्रॉस बी डॉट सी निकालो, तो आप पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लें, ए क्रॉस बी निकालें, उसके बाद जाके सी निकाल लें। लेकिन जो मतलब ये प्रैक्टिस मेथड है वो ये है कि आप डिटरमिनेंट्स को इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका वेक्टर ए, ठीक है, देखिए आज की क्लास में याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि हम क्रॉस प्रोडक्ट में अच्छे हो जाएं या ये ट्रिपल प्रोडक्ट में अच्छे हो जाएं, तो सारी आपकी जो टीचिंग है, मेन प्रैक्टिस है, वो डिटरमिनेंट्स की है। तो खैर नोट कीजिएगा, अगर आपको 3 वेक्टर्स गिवन हो तो आपसे कोई ये कहता है कि इनका ट्रिपल प्रोडक्ट निकालो, तो आपने डिटरमिनेंट का साइन लगाना है, पहले फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखने हैं, फिर सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखने हैं, और फिर थर्ड वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखने हैं। तो ये खैर मैंने कुछ नोट बताए हैं कि याद रखिएगा, ये भी कुछ रिजल्ट्स हैं कि ए डॉट बी क्रॉस सी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए बी सी। ठीक है, अगर आपसे कोई ये चीज़ पूछता है तो बेसिकली ये भी आपके पास एक ट्रिपल प्रोडक्ट को लिखने का एक स्टाइल है। बाकी ये कुछ थ्योरम्स भी बुक में बताए जा रहे हैं कि ए डॉट बी क्रॉस सी का आंसर, बी डॉट सी क्रॉस ए का आंसर, और सी डॉट ए क्रॉस बी, यानी कि ये तीनों रिजल्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा आपको ये बताना चाहता है कि जैसा कि आप जब टॉपिक कर रहे थे डॉट प्रोडक्ट, तो उसमें वर्क का कंसेप्ट था। ठीक है, आज आपने
क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस किया तो उसमें तकरीबन एरिया के कुछ कंसेप्ट थे। तो अब कहते हैं स्टूडेंट्स को ये बता दिया जाए कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ये बेसिकली वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड है, यानी कि बॉक्स जो है, ठीक है। इसलिए कुछ ऑथर्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये जो ए डॉट बी क्रॉस सी का जो आंसर आपके पास आ रहा है ये बेसिकली आपको क्या बता रहा है, ये आपको किसी बॉक्स का वॉल्यूम बता रहा है। इसी तरह ये भी एक फार्मूला है टेट्राहेड्रन जो है, ठीक है। बस इनको आप मेमोराइज़ कर लें, इनकी इस बुक में प्रूफ नहीं बताई गई। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन जो है इक्वल होता है 1/6 और ए डॉट बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड ले लें, मीन मॉडुलस ले लें, ठीक है। और ये भी एक रिजल्ट है कि अगर ए डॉट बी क्रॉस सी से ज़ीरो आ जाता है तो फिर याद रखिएगा कि वो तीनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। क्योंकि आज इसके ऊपर भी वॉल्यूम पे भी आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन देंगे, मतलब ये बॉक्स की वॉल्यूम निकालना या टेट्राहेड्रन की वॉल्यूम निकालना, या आपको आज की क्लास में शायद ये कहेंगे कि आप चेक करें कि ये वेक्टर्स कोप्लेनर हैं या नहीं। तो बस कोप्लेनर करने का ये तरीका है कि आपने ए डॉट बी क्रॉस सी निकालना है, अगर उससे ज़ीरो आ जाता है तो वेक्टर्स आपस में कोप्लेनर होंगे, ठीक है। तो पेज नंबर 8 के बाद अब चले जाएं पेज नंबर 9 की तरफ। तो इसके ऊपर मैंने अब साथ साथ आज आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए हैं जो आपके सिलेबस में हैं। एग्जाम्पल नंबर 27 है बुक पेज 115 पे। तो आपको देखें वेक्टर ए भी गिवन है, वेक्टर ए जो है बुक में देखिएगा, वेक्टर ए भी आपको गिवन है, वेक्टर बी भी आपको गिवन है और वेक्टर सी भी आपको गिवन है। कहते हैं कि आप इन तीनों वेक्टर्स की मदद से मुझे टेट्राहेड्रन की वॉल्यूम निकाल के बताएं, ठीक है। ये स्पेस फिगर्स हैं इसलिए इनकी जो ज्योमेट्री है वो आप लोगों के कोर्स में नहीं बताई जा रही, जस्ट फार्मूले हैं, इनको आप लोग यूज़ करें और इनसे आप अपने आंसर निकाल सकते हैं। वॉल्यूम निकालने का फार्मूला है 1/6 ए डॉट बी क्रॉस सी, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। बस उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या किया, ए डॉट बी क्रॉस सी निकालें जाके, ठीक है। ये देखें ए डॉट बी क्रॉस सी। तो अब उसका वही तरीका, आपने पहले डिटरमिनेंट का साइन लगा दिया, पहले ए के कंपोनेंट्स लिखें, पहले वेक्टर के, फिर दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखें, फिर तीसरे वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखें, फिर आप इसको जाके एक्सपेंड कर दें, ठीक है, डिटरमिनेंट्स खोल दें। तो जब आप डिटरमिनेंट्स खोलेंगे तो यहाँ से आपके पास जो आंसर आएगा यूनिट्स क्यूब, ये आपके पास उसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये जाएं बुक में ये ऑलरेडी एग्जाम्पल में सॉल्व भी है, ठीक है। पेज नंबर 9 में ये बताया जा रहा है। अच्छा, इसी पेज पे फिर एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 29, ठीक है। आपको 4 पॉइंट्स गिवन है, ए है, बी है, सी है और डी है, और आपने प्रूफ करना है कि ये चारों पॉइंट्स आपस में कोप्लेनर हैं। अब ये फिर जा रहा है, ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन है और डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या लानी है, 0 लानी है। तो अब मेरे स्टूडेंट्स पेज नंबर 10 पे आ जाएं। तो अब इसमें मेन चीज़ जो है वो पहले आपने जाके वेक्टर्स निकालने हैं, क्योंकि आपको पॉइंट्स गिवन है। तो आप पहले जाएं ए बी वैक्टर निकाल लें, उसको आप लेट कर लें, ए कह दें, ठीक है। फिर आप जाके बी सी वैक्टर निकालें, उसको लेट कर दें, बी कह दें, ठीक है। ये हमने लेबलिंग की हुई है, आप जिसको भी जो नाम देना चाहें। फिर आप जाके सी डी वैक्टर निकालें और उसको नाम दे दें सी का। फिर आपको पता है कि 2 पॉइंट्स गिवन हों, ठीक है। ऑलरेडी मैं टीचिंग कर चुका हूँ कि अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो तो वेक्टर्स किस तरह निकालते हैं, x2 माइनस x1 यूनिट वेक्टर i, y2 माइनस y1 यूनिट वेक्टर j, z2 माइनस z1 यूनिट वेक्टर k, उसको आपने यूज़ करना है इसमें, ठीक है। फिर इसी तरह आपने क्या करना है, फिर नोट कर लें मेरे स्टूडेंट्स को 4 पॉइंट्स गिवन हैं और उन्होंने चेक करना है कि ये चारों पॉइंट्स कोप्लेनर हैं या नहीं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने जाके ट्रिपल प्रोडक्ट यूज़ करना है। तो वेक्टर ए बनाना है, बी बनाना है, सी बनाना है। तो हमने लेबलिंग की है, ए बी तो इसके लिए हमने ए यूज़ किया, बी सी तो उसके लिए हमने बी यूज़ किया, क्योंकि बी से शुरू हो रहा है तो इधर बी यूज़ करें, ये ए से शुरू हो रहा है इधर ए यूज़ करें, ये सी से शुरू हो रहा है इधर सी यूज़ कर लें। तो ये आपने पहले जाके वेक्टर्स बनाने हैं, फिर जाके आप ए डॉट बी क्रॉस सी निकालें, आम जो आपको मैंने अभी टीचिंग की है, डिटरमिनेंट का साइन लगा लें, पहले ए के कंपोनेंट्स, फिर बी के कंपोनेंट्स, फिर सी के कंपोनेंट्स, फिर इसको जाके आप एक्सपेंड करें, मीन डिटरमिनेंट्स खोल दें। यहाँ से जो आंसर आएगा, रिजल्ट देखें 0 आ रहा है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये चारों पॉइंट्स आपस में क्या हैं, कोप्लेनर हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आज की क्लास में कोशिश करें डिटरमिनेंट्स की एक्सपेंशंस करना सीख जाएं, और अगर पॉइंट्स गिवन हो तो उनसे वेक्टर्स बनाते जाएं। बाकी फार्मूले आप याद रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इश्यूज़ नहीं रहेंगे। अच्छा, आगे जाएं। अच्छा, अब ये मैंने आखिर में कुछ पेजेस जो हैं ऐसे रखे हैं कि आपके कुछ क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस आए थे कि सर आप ज़रा हमें इन चीज़ों को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। तो एक स्टूडेंट ने ये
भेजा था कि सर ये पेज नंबर 103 पे लिखा हुआ है कि एंगल जो है ये लेस देन आर इक्वल्स टू पाई होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखें इस चीज़ का ख्याल करें, जब भी आप फिज़िक्स में दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल निकालते हैं तो वो एंगल या तो 0 होगा या पाई होगा या उसके दरमियान होगा। तो ये हकीकत में डिफिनीशन है, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, कि जब भी हम दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल निकालेंगे तो उसकी जो रेंज है उसके आंसर वेक्टर का दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल या तो 0 होगा, ठीक है, या 180 होगा या 0 और 180 के दरमियान होगा, ठीक है। तो ये खैर स्टैंडर्ड है, ये आप लोगों को फॉलो करना होगा, ठीक है। कि तो खैर ये क्वेश्चन था स्टूडेंट का कि सर ये आप पेज नंबर 103 पे ये बता दें, तो उसमें ये आइडिया इसका। फिर एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था कि सर आप एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 9 हमें सॉल्व करके दे दें, ठीक है। ये ऑलरेडी शायद मैंने कुछ होमवर्क्स दिए थे, तो कुछ स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस थे कि सर आप हमें इनकी सोल्यूशन भेज दें। तो देखिए पहले आपने उसी तरह करना है, आप जाएं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 3.2 देखें कि उसमें लिखा हुआ क्या है। जब आपको उसकी लिखाई समझ आ जाए फिर आप सोल्यूशन की तरफ आएँ, क्योंकि मैंने कोशिश किया कि मैं सोल्यूशंस लिखता रहा हूँ, क्योंकि टाइम कम था तो मैं पूरा क्वेश्चन लिखूँ तो उसमें टाइम लगता था। आप बुक से देख सकते हैं, देखिए आपको वेक्टर ए भी गिवन है, आपको वेक्टर बी भी गिवन है, आपको वेक्टर सी भी गिवन है। तो इस क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि आप जाके मेरे लिए वो यूनिट वेक्टर निकालें। इस क्वेश्चन में देखें आपने जाके वो यूनिट वेक्टर निकालना है, वो यूनिट वेक्टर निकालना है जो इस वेक्टर की, ठीक है, जो इस वेक्टर की डायरेक्शन में हो, ठीक है। वेक्टर ए भी गिवन है, वेक्टर बी भी गिवन है, वेक्टर सी भी गिवन है। आप फिलहाल एक काम करें, आप पहले जाके ये वेक्टर फाइंड करें, 2a माइनस बी प्लस 3c। तो 2 लिखें और वेक्टर ए लिख लें, माइनस फिर वेक्टर बी लिख लें, प्लस 3 और वेक्टर सी लिख लें। फिर इसको खोलें, आप इस 2 को अंदर सब से मल्टीप्लाई करें, इस माइनस को अंदर सब से करें, इस प्लस 3 को सब से करें, तो ये स्टेप आएगा, फिर ये स्टेप आएगा, फिर ये स्टेप आएगा। फिर देखें इसमें कुछ कटिंग्स मटिंग्स होंगी, आप एडिशंस करेंगे तो यहाँ से आई आएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से -2j आएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से 2k आएगा। अब आपसे पूछा गया है कि मुझे यूनिट वेक्टर निकाल के दो, तो मैंने उस यूनिट वेक्टर का नाम रखा कि लेट u बी द यूनिट वेक्टर ऑफ ये, ठीक है। पहले जाके आप इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लें, ठीक है। तो बताएं यूनिट वेक्टर किस तरह निकालते हैं, इस वेक्टर को डिवाइड कर दें इसके मैग्नीट्यूड के साथ, ठीक है। दोबारा क्वेश्चन सुने, एक्सरसाइज 3.2 एक स्टूडेंट की तरफ से क्वेश्चन आया कि सर क्वेश्चन नंबर 9 की आप हमें सोल्यूशन भेज दें। 3 वेक्टर्स आपको गिवन हैं, ठीक है। क्वेश्चन स्टेप वाइज देखें, पहले आप जाके ये वेक्टर फाइंड करें, 2a माइनस बी प्लस 3c। पहले जाएं ये वेक्टर फाइंड करें, सिंप्लीफाई करके वेक्टर निकालें, फिर जाके इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालें। बताएं इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे जाएं, तो ये आपके पास देखिए मैंने इसको खूब सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास u आ गया। अब क्वेश्चन की तरफ वापस आता हूँ। अब उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए जाएं एक ऐसा वेक्टर निकालें जिसका मैग्नीट्यूड 6 हो, और वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 6 हो वो इस वेक्टर के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखें मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया कि अगर हम वो वेक्टर निकालना चाहते हैं तो हमें उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, हमें उसका यूनिट वेक्टर भी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि आपका जो वी कैप है जो कि वो इक्वल है यू कैप के, क्योंकि यू कैप जो है ये बेसिकली वो वेक्टर है, वो यूनिट वेक्टर है जो इस वेक्टर की डायरेक्शन में है, 2a माइनस बी प्लस 3c इस वेक्टर की डायरेक्शन में है। दोबारा सुन लें, क्वेश्चन ये है कि आपने एक वेक्टर फाइंड करना है और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 है, और वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 6 है वो 2a माइनस बी प्लस 3c इस वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। तो आप इस तरह कर लें, आप जाएं इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल दें, और ये इस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा वो आपका वो जो वेक्टर आप v निकाल रहे हैं ये उसका भी, देखिए ना मैंने लिखा होगा, अगर आप v वेक्टर निकालना चाहते हैं तो आपने v के मैग्नीट्यूड को v के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो v का मैग्नीट्यूड तो 6 है, लेकिन v कैप किसकी इक्वल है, u कैप के, तो u कैप आपने निकाला होगा, फिर आप 6 से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर देख सकते हैं। तो चलें, ये एक स्टूडेंट का, आपकी क्लास का एक स्टूडेंट है, उसका ये क्वेश्चन था, तो चले मैंने फिर भी सोल्यूशन भेज दिए। फिर भी अगर उनको प्रॉब्लम हो तो दोबारा फिर रिकॉल करें, फिर मैं उनको इनके आंसर्स देता जाऊंगा। लेकिन ये कि आप जब खुद इनको देखेंगे तो आपको समझ आएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाएं,
3.3 पे। ये भी एक उन्हीं स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर ये 3.3 में क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसकी आप सोल्यूशन भी हमें समझा दें। देखिए ये मैंने क्वेश्चंस इसलिए आज की क्लास के साथ रखा हुआ था। देखिए आपको वेक्टर ए भी गिवन है, आपको वेक्टर बी भी गिवन है। कहते हैं आप जाके वो वेक्टर निकालें जो ए और बी के साथ क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से करें। अभी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करके आए हैं, वहाँ पे हमने देखा था कि वो वेक्टर जो ए और बी के साथ परपेंडिकुलर होता है वो बेसिकली ए क्रॉस बी वाला वेक्टर होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रोका हुआ था। तो उस स्टूडेंट के लिए जिसका ये क्वेश्चन है, तो उन्होंने ये कहा कि सर ये सिलेबस में 3.3 जो है ये तो डॉट प्रोडक्ट की एक्सरसाइज है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे सिलेबस में था, लेकिन सर आपने इसकी सोल्यूशन नहीं की, तो ज़रा आप मुझे ये सॉल्व करके भेज दें। तो मेरा स्टूडेंट को ये एडवाइस है कि वो ये क्वेश्चन अगर करना चाहते हैं तो किसकी मदद से करें, क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से करें। क्या मतलब, देखें, लेट सी बी द रिक्वायर्ड वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू, नेक्स्ट पेज पे आए, तो ये देखिए मैंने इस तरह किया, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी देन वी हैव। तो देखिए आप बस सिंपल सी बात है, आप जाएं ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो आपको वो वेक्टर मिल जाएगा जो ए के साथ भी परपेंडिकुलर होगा और बी के साथ भी परपेंडिकुलर होगा। तो उस स्टूडेंट के लिए जिसका ये क्वेश्चन है, तो आपसे ये पूछा गया है कि मुझे वो वेक्टर निकाल के दो जो ए और बी के साथ परपेंडिकुलर है। तो अभी आपको मैंने डायग्राम्स की मदद से बताया भी था, तो उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, ए क्रॉस बी कहते हैं। वरना अगर आप नेक्स्ट पेज पे देख लें तो ये देखें वो ए क्रॉस बी वाला वेक्टर है, वो ए और बी देखें यहाँ पे आपको बता रहा है ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो खैर ये फिगर चूंकि 3D में थी तो मैंने आपके लिए इस तरीके से बनाई है कि आप इसको देख सकें। ठीक है, अच्छा आगे जाते जाएँ। अच्छा एक और स्टूडेंट का एक क्वेश्चन आया था, उनका ये क्वेश्चन था कि सर ये जो मीडियंस होते हैं ट्राइंगल के, तो आपने उस दिन लिखा था कि ये हर मीडियन जो है वो आपके पास आपको ये एक थ्योरम मैंने भेजा था सेंट्राइड का। ठीक है, तो एक स्टूडेंट्स कह रहा था कि सर ये रेशो पे आप हमें समझा दें। तो हकीकत में ये मैंने इसलिए क्लास 10 की बुक से मैंने ये थ्योरम उठाया है, क्योंकि ये बेसिकली एक थ्योरम है आपके पास कि देखें द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट ट्राइंगल। हाँ ठीक है, अब आप इसके प्रूफ ना करें, लेकिन अब ये किसकी जस्टिफिकेशन जो है वो अब फर्स्ट ईयर की बुक में नहीं है, वो क्लास 10 या ये 9 की मेरा ख्याल है बुक है, उसमें ये थ्योरम है आपके पास कि ट्राइंगल्स के जो मीडियंस होते हैं वो आपस में कंकरेंट होते हैं। देखिए आपको याद होगा मैंने वो जी की बात की थी, और फिर उन्होंने कहा हुआ है कि एंड देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, यानी कि वो सेंट्राइड की बात कर रहा है, इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शंस ऑफ ईच मीडियन। तो वो जो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर ये 2:1 का क्या मतलब है, तो 2:1 का मतलब ये है कि ये जो सेंट्राइड वाला पॉइंट होता है जिसको आप जी कह रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली आपका जो मीडियन है ये इसका 2/3 होता है। तो खैर ये रिजल्ट्स हैं, आप लोग इनको अगर प्रूफ करना चाहते हैं तो फिर ये आपका जो 9 की बुक है वहाँ पे इसकी मुकम्मल प्रूफ गिवन है। तो अभी तो आपके पास टाइम कम है, बस कोशिश करें इन रिज़ल्ट्स को आप अच्छे तरीके से मतलब ये फिलहाल मेमोराइज रखें कि कल आपको ये MCQs आ जाती है कि सेंट्राइड जो होता है जिसको आप जी कहते हैं वो हर मीडियन को किस रेशो में डिवाइड्स करता है, तो वो रेशो आप लोग याद रखें। बाकी अगर आप चाहते हैं, स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर आप इसके ऊपर कुछ टीचिंग हमें करके दे दें, तो उनको फिर मैंने इसलिए हवाला दिया कि देखें ये 9 की बुक है, यहाँ पर यह प्रूफ किया गया कि जी इज़ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शंस ऑफ ईच मीडियन, यानी कि वो उसको ट्राइसेक्ट करता है। तो इसलिए फिर 2:1 को हम उस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो खैर इस पे भी स्टूडेंट के क्वेश्चंस थे, अच्छी बात है। ये जितने स्टूडेंट्स के इस तरह के रिस्पांस आते जाएंगे उतना वो क्लास की टीचिंग से फ़ायदा उठाते जाएंगे कि वो मतलब प्रैक्टिस भी करें, फिर कोई इश्यूज़ हो तो मुझसे पूछते जाएं। ठीक है जी, तो बस मेरा ख्याल है कि आज की क्लास के लिए आप लोग इसको देख लें। बाकी भी बस मैंने नोट्स तो मैक्सिमम बना लिए, साथ साथ मैं आपको और भी वीडियोस अपलोड करके देता रहूँगा, बस आप लोग उनको भी देखते जाएं। ठीक है जी, चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।